लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। उसके बाद में हम उसको कवर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। पहले 3 चैप्टर के में पहले 3 वीडियोज़ के अंदर हमने काफ़ी चैप्टर कवर किए थे और कुछ खास ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी इंडिया बुक क्या बता रही है हमें। एग्रीकल्चर पहले 2-3 पेजों के अंदर कुछ खास है नहीं, सिंपल सा बताया 55% पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में। ये पुराना डाटा है, ये सेंसस 2011 के हिसाब से। अभी जो बार बार आता रहता है 48% है। इसमें 17.4% जो कंट्री का जो जीडीपी है या जीवीए है उसमें ये एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ 15% आया है इस बार के इकोनॉमी से, को मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया बुक का डाटा है। अब इसमें ये बताया कि जो 2014 के अंदर एंड 2013 के अंदर जो प्रोडक्शन था अपना एग्रीकल्चर का, जो क्रॉप्स का, वो क्या क्या रहा है। 13 में था 101, 106 किसका, राइस का। इसमें है 104, तो ये भी घट गया। ये भी वीट जो है वो भी 95 से 88 हो गया है, तो ये भी घट गया। टोटल फूड ग्रेन का जो था ये भी घट गया। पल्सेस थी वो भी घट गई। ऑयल सीड्स भी घट गया। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ जो कोर्स सील्स जो बाजरा वगैरह होते हैं, अपने ज्वार होता है, ये भी लोअर देन दी 2013। दैट मीन्स कि जो 2014 और 15 का जो अपना ये है वो काफ़ी घटा है। अब आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये बहुत ही फेमस स्कीम हो चुकी है। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने इसको अपना एक वो स्कीम क्या एक लैंडमार्क स्कीम बना के रखा हुआ है। फिर हर जगह से को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। मेन काम क्या था, कृषि सिंचाई योजना है ये। ठीक है, दैट मीन्स कि सारा का सारा एग्रीकल्चर प्लस इरिगेशन दोनों का जितने भी स्कीम होंगे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया ये। ठीक है, तो 3 स्कीम थी यहाँ पहले हमारे पास। ये था AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। सेकंड स्कीम थी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड थर्ड था ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो पहला वाला जो AIBP है वो किसके अंडर में आता था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजनरेशन। तो इतना याद रख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के पास में थी ये। जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था वो था हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। ठीक है, देन वी हैव ए ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। ठीक है, तो ये तीनों स्कीमों को उन्होंने अमेलगेट कर दिया है और बाद में प्रॉपर एक स्कीम निकाली है उन्होंने। मेन काम क्या है हमारा इसका, जो इस स्कीम का कन्वर्जेंस है इन्वेस्टमेंट का इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल के ऊपर, एरिया को बढ़ाना जहाँ पे इरिगेशन होता है। ऑन फार्म जो है, जो खेत के अंदर जो वाटर यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाना, प्रिसीजन एग्रीगेशन को यूज़ कर इरिगेशन को यूज़ करना, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप टाइप वो बढ़ाना, इन्हांस रिचार्ज ऑफ द एक्वाफायर्स, जो एक्वाफायर्स उनका रिचार्ज करना, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सब करने के लिए उन्होंने ये स्कीम बनाई है। नाउ वी हैव द मिनिस्ट्री जो रूरल डेवलपमेंट है वो क्या करेगी। तो मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट का पहले फंक्शन क्या था इधर, ये था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी क्या करने वाली है, ये वाटरशेड के अंदर ये रेन वाटर का कंजर्वेशन करेगी पहली बात तो। ठीक है, दूसरा क्या करेगी, ये फार्म पॉन्ड बनाएगी, खेतों के अंदर वो छोटा सा एक तालाब टाइप का बना लेगी। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, कि जो वाटर रेन से आ रहा है या कि कैनाल से आ रहा है उनको बचाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाएगी। डैम्स बनाएगी, कंट्रोल बंडिंग करेगी ताकि वाटर वहाँ से लीक ना हो। वाटर रिसोर्सेज वाला क्या था, AIBP था। ये क्या करेगी, एश्योर्ड इरिगेशन सोर्स लेके आएंगे, डाइवर्जन चैनल बनाएंगे, फील्ड चैनल, वाटर डाइवर्शन। तो ये आ गया इधर से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका काम है मेजर एंड माइनर, जो इरिगेशन वाला सारा काम है प्रोजेक्ट वो MOWR करेगी। फिर आती मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या था, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट था। ये करेगा एफिशिएंट वाटर कन्वेंस, खेतों के अंदर जो ड्रिप्स होती हैं, स्प्रिंकलर हो गए, पिवोट रेन गन्स हो गई, ये फार्म में जल सिंचन, ये याद रखना आप इसमें। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर हो गए, तो ये मेजर माइनर कर रहा था, ये माइक्रो करेगा। ठीक है, तो ये सारा सप्लीमेंट करेंगे उसको बचाने के लिए, पानी को, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो पहला हमें याद रखना है कि जो मैं सबसे ऊपर वाला जो था वो आया था AIBP, वो आता था MOWR के अंडर में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये क्या करेगा, इरिगेशन सोर्स को वहाँ से लेके आएगा। ठीक है, कैनाल से बनाएगा, फील्ड चैनल बनाएगा और ये मेजर प्लस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट को वो करेगा। ठीक है, इसमें दिया नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो होगा वो माइक्रो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको करेगा। तो खेतों के अंदर क्या क्या जो चीज़ें होती हैं, ड्रिप्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, पिवोट्स होते हैं, रेनगन्स होती हैं, जल सिंचन जो होता है, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स जो हमारी खेतों के अंदर होती हैं, मॉइस्चर का जो मॉइस्चर मतलब कि जो नमी होती है पानी की जो ज़मीन के अंदर, उसको कंजर्व करने के जो तरीके होते हैं वो सब ये बनाएगा। और रूरल डेवलपमेंट जो था अपना ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट वाला, जितना भी रेन वाटर हो गया, खेतों के अंदर पॉन्ड बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, ये डैम और कंट्री बंडिंग वाला काम ये करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कि इसकी जो क्या स्ट्रक्चर क्या है। इस प्रोग्राम के जो आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें हैं कि एक तो ये डिसेंट्रलाइज स्टेट लेवल प्लानिंग करवाएगा, कि मतलब कि उसने ये बोला है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि स्टेट्स को भैया आप करो अपने हिसाब से, अपनी जो लोकल कंडीशन है उनके हिसाब से। ठीक है, तो स्टेट प्लान बनाएंगे, स्टेट इरिगेशन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान।
वो अपना ड्रॉप करेंगे एंड देन वो भेज देंगे किसके पास में, इधर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशनिंग के पास में। वो फिर क्या करेगा, इनको सबको ओवरव्यू करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि ये कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म होगा कि मतलब हर स्कीम जो होगी वो जो वाटर से रिलेटेड कोई भी काम कर रही होगी उसमें इसको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे ड्रिंकिंग वाले वाटर एंड सैनिटेशन वाली है, नरेगा वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ वो हो रहे हैं, तो इस सब यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। स्टेट लेवल की जो सैंक्शनिंग कमेटी होगी, जो प्लान वाली, वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेगा, वो उसको क्या करेगा, ओवरसी करेगा। जो ये अपनी प्राइम मिनिस्टर ने एक वो बनाई है, इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, NSC। ये प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैनशिप बनेगा और बाद में कुछ मिनिस्टर्स वहाँ बैठे रहेंगे। ये पूरा सुपरविजन वहाँ से आने वाला है। ठीक है, उसके नीचे जो रियल में जो एग्जीक्यूट करेगा वो होगा NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये चेयरमैन है अपने वाइस चेयरमैन नीति आयोग वाले। ये ओवरसी करेंगे प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को, देखेंगे पैसा कितना लग रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस असेसमेंट वगैरह। ठीक है, फिर आता है, ठीक है, ये तो ये हो गया। इस कृषि सिंचाई योजना को मैंने आई थिंक एक चैप्टर में कहीं पे और मेंशन कर रखा है, ये वाटर वाले के अंदर, तो उसको यहाँ से भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें इस चैप्टर में और क्या क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये तीनों देते हैं। कमर्शियल बैंक भी इशू करता है, कोऑपरेटिव बैंक भी इशू करता है, रीजनल रूरल बैंक भी इशू करता है। इन दोनों को तो नाबार्ड हैंडल करता है, ओवरव्यू करता है, सुपरवाइज करता है, और कमर्शियल को RBI कर लेगा। ठीक है, ये टर्म क्रेडिट देते हैं और कंजम्पशन नीड के हिसाब से उनका वो रहता है। आजकल ATM, ये किसान क्रेडिट के कार्ड के थ्रू ATM इनेबल्ड डेबिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, और विड्रॉल कितनी बार भी किया जा सकता है इससे। ठीक है, और कोई भी डिस्बर्समेंट वाला जो कैंप लगा करते थे और जो मिडिल मैन वाला जो नाटक होता था कि आप किसी के थ्रू आप लोन लोगे, ये सब खत्म हो चुका है इसके कारण। फिर आता है CACP आपको पता ही है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, एक सवाल आया था दो साल पहले कि ये जो अपने MSP होते हैं कौन डिसाइड करता है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन में CACP था, लोगों ने काफ़ी लगाया था उसको। ठीक है, ये है कि जो MSP है अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, प्राइस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसको ये डिसाइड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एडवाइस करता है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। ठीक है, इस इश्यूज़ के ऊपर तो ये डिसाइड एडवाइस करता है इसको, एंड ये जो डिसाइड करेगा उसके लिए ये उसने ये यहाँ से डिटरमाइन करता है ये चीज़ें। लेट्स से पहले क्या कि 23 क्रॉप को वो कंट्रोल करता है ये। ठीक है, इनके ऊपर ये सारा काम है इसका। इसमें 7 तो सीरियल्स हैं, जो अनाज वाला जो फंडा है, 5 दालें हैं। ठीक है, 7 ऑयल सीड्स हैं जो तेल वाले जो होते हैं, खोपरा मतलब जो कोकोनट हो गया, कून एक होता है, एक रॉ जूट होती है, एक शुगर केन होता है। ठीक है, तो ऐसे मिला के इसमें टोटल 23 कर दिए। सीरियल क्रॉप में आते हैं, पैडी आ गया, राइस हो गया, यहाँ वीट गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्की हो गया, रागी हो गया, बारले हो गया। ठीक है, 5 पल्स में दालों में क्या आएंगे, अपनी चने की दाल, तूर आ गई, मूंग आ गई, उड़द आ गई, लेंटिल आ गई। 7 ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट है, इधर सनफ्लावर है, सीड, सोयाबीन, रेप, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखो 23 हैं, 7 सीरियल क्रॉप्स हैं। और इनके अलावा 7 के बाद कोपरा भी आता है, जो कोकोनट बोलते हैं, सूखे कोकोनट को, फिर कून होता है, फिर रॉ जूट होता है, फिर शुगर केन होता है। शुगर केन के लिए FRP आजकल। ठीक है, अब आता है CACP। करता क्या, ये हर साल ये एक पॉलिसी जो अपनी रिपोर्ट बनाता है, प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट। 5 ग्रुप ऑफ कम्योडिटीज़ होती हैं, खरीफ क्रॉप होगी, रबी हो गया, शुगर केन, रॉ जूट एंड कोपरा, ऐसे 5 बना के स्टेट गवर्नमेंट्स की व्यू लेके, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं और जो किसानों की ऑर्गेनाइजेशन उनके सबके व्यू लेके, मिनिस्ट्री व्यू लेके देन सबमिट कर देता है कैबिनेट को। MSP डिटर्मिनेशन, इसके लिए ये चीज़ें क्या देखता क्या है, ये डिमांड सप्लाई का ध्यान रखता है, खर्चा कितना आएगा उसको उगाने में वो देखता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन यही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, बिकॉज MSP एटलीस्ट थोड़ा उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए ना, कि बिकॉज कितना खर्चा लगा उससे ज़्यादा निकाले किसान। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखता है। ठीक है, ये वगैरह सब कुछ फालतू के से हैं ये। ठीक है, ये सब चीज़ें देख के फिर डिसाइड करके फिर उसके बाद भेज देता है ये। टोटल 23 हैं, 7, 5, 7 सीरियल 7 हैं, 5 पल्स हैं, 7 ऑयल सीड हो गए। उसके बाद में कितने बचे, 19 के 4 बचे, तो उसमें कोपरा आ गया, कून, रॉ जूट एंड शुगर केन आ गया। ठीक है, अब आता है ICR जो है अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च की बहुत अच्छी वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये उसके अंडर में है। ये ऑटोनोमस है, अपने हिसाब से काम करती है। ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है, मैनेज करती है रिसर्च एजुकेशन वगैरह एग्रीकल्चर के उसमें। इसके ये कहते हैं कि ये लार्जेस्ट नेटवर्क है इसका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का पूरे वर्ल्ड में। 109 इंस्टीट्यूट इसके अंडर में, 78 इसके पास वो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 642 कृषि विज्ञान केंद्र हैं इसके पास में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ये वगैरह हैं, लैब वगैरह। ठीक है, अब इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला है फार्मर्स फर्स्ट। ठीक है, तो फार्मर फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो फार्मर हो गया, और फर्स्ट का फुल फॉर्म आ गया फार्म इनोवेशन रिसोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ICR का ही कॉन्सेप्ट एक स्कीम चलाई है उसने, इसमें फार्मर को उसने सेंटर में रखा है, और ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया जो मैनेजमेंट फार्मिंग कंडीशन के ऊपर, तो ये सब उसको वो करवा रहा है। इसमें ये याद रखना है कि इसमें 2 चीज़ें उसमें वो इंपॉर्टेंट है, इनरिचिंग नॉलेज, उसको नॉलेज है उसको इनरिच करना, और टेक्नोलॉजी साथ में उसको इंटीग्रेट करना। तो ये वर्ड याद रख लेना, फार्मर फर्स्ट में फार्मर का सेंटर रोल रहेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब करना,
एंड इनरिचिंग नॉलेज एंड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, ये सब उसको एक ढंग से उसको डिफाइन करते हैं इस पूरी स्कीम को, ठीक है। जो नॉलेज है उसका उसको बढ़ाना, कि किसान को ज़्यादा पता नहीं होता है सॉइल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसको करना है, टेक्नोलॉजी के साथ में उसको यूज़ करना, पेस्ट का जो पेस्टिसाइड होते हैं उसको कैसे यूज़ करें, फिर बाकी जो स्पेशल एग्रोनॉमिक वो प्रैक्टिस होती हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस होती हैं, उनको कैसे वो उसको यूज़ करे किसान को, तो वो उसको सिखाया जाता है। तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, स्टूडेंट रेडी आ गया फार्मर हो गया, अब स्टूडेंट आ गए। स्टूडेंट जो है उनको क्या करवाना क्या चाहता है ये, ठीक है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना ये, ठीक है। रेडी का फुल फॉर्म देख लो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करती है, अवेयरनेस देती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगी उनको, रूरल एग्रीकल्चर की चीज़ें सिखाएगी, अवेयरनेस करेगी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, अबाउट दी प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेस की में। तो स्टूडेंट को रेडी करती है, अगर वो फ्यूचर में कुछ करना चाहे तो एटलीस्ट इनके बारे में तो पता रहे। फिर एक उसने एक आर्या स्कीम निकाली है, ठीक है। अगर MCQ आता तो ऐसे मत कर देना कि आ रही है तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की या किसी की होगी, नहीं, ये है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उनको किसानों को, सॉरी इसको जो यंगस्टर्स होते हैं अपने यूथ होता है उसको अट्रैक्ट करना और उनको रिटेन करना एग्रीकल्चर में, इसका नाम आ रही है ये, ठीक है। तो ये अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है। अब आगे एग्री टेक फोरसाइट सेंटर, ये भी कुछ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। फिर आता मेरा गाँव मेरा गौरव, ये बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी डिलीवरी एज वेल एज नॉलेज एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स। साइंटिस्ट होंगे ICR के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के, वो गाँवों को ढूंढेंगे अपने आसपास वाले के अंदर जो होंगे इंस्टीट्यूशन के, वहाँ पे एडवाइजरीज कंसल्टेशन करेंगे, फार्मर्स को हेल्प करेंगे, उनसे मिलेंगे जाके फार्म प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मेरा गाँव में पहले साइंटिस्ट वाला काम आ गया, और बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स जो ग्रेजुएट होते हैं टेक्नोलॉजी डिलीवरी वाले, वो क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एम्पावरमेंट करने के लिए। साइंटिस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट सेंटर के नीचे गए, कहाँ पे, फार्मर्स के साथ में, उन्होंने हेल्प किया वहाँ जाके। तो ये मेरा गांव मेरा गौरव याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और स्कीम उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, और एक है कूल फार्म टूल मॉडल। तो ये तो है वो जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कूल फार्म जो मॉडल है, ये है क्लाइमेट चेंज को इन्वॉल्व किया है उसने इसमें, ठीक है। तो जो पहला जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो मॉडल है, उसमें 1 हेक्टर का मॉडल एक बनाया है। दैट मीन्स कि ये खेत है, उसकी साइज़ है अगर 1 हेक्टर, ठीक है। तो उसमें उसने क्या किया, क्रॉपिंग सिस्टम लगाएगा 0.52 हेक्टर के अंदर, कि हाफ में उसने यहाँ पे लगा दिया क्रॉप, ठीक है। फिर उसमें हॉर्टिकल्चर लगाएगा, मतलब कि जो अपनी ये वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, और उसमें जो फ्रूट्स हो गए, तो वो 0.32 के अंदर ये क्या करेगा, इधर हॉर्टिकल्चर लगा देगा। फिर उसमें बोला डेयरी करेगा, जिसमें बायोगैस वर्मिंग कंपोस्टिंग यूनिट आएंगे, वो 0.02 यहाँ पे एक साइड में इसमें आ जाएंगी, ठीक है। बाकी बचे हुए काम में फिश कम पोल्ट्री मशरूम वगैरह ये डेवलप करने की कोशिश करेगा अगर वो वेस्टर्न हिमालयज में। तो इससे क्या होगा, उसको ईयर राउंड द ईयर वो प्रोडक्शन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दैट मीन्स कि वो खरीफ की जो फसल होती है केवल 4 महीने आती है, ठीक है। तो राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, इनमें क्या होगा, वो केवल खरीफ की फसल उगाते हैं कई जगह में, जहाँ पे बारिश कम थोड़ी, केवल बारिश पे डिपेंडेंट है, जहाँ इरिगेशन नहीं है। तो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने से वो पूरे साल इनकम मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा स्कीम आया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम 1 हेक्टर मॉडल। फिर उन्होंने एक स्कीम बनाई थी कूल फार्म टूल मॉडल। इसका फंडा ये था, लोग ये बोलते हैं कि जो राइस उगाते हैं हम लोग, जो वाटर लॉग पोजिशन में होता है, मतलब कि जो पानी में डूबा हुआ रहता है कंटिन्यूसली, उससे मीथेन बहुत बनती है, और वो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या किया, उन्होंने कई वो GHG ग्रीन हाउस गैसेस का क्वांटिफिकेशन मॉडल ढूंढे, और उन्होंने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उन्होंने चेक किया, मॉइस्चर को चेक किया, हीट को चेक किया, कहाँ, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम के अंदर, कि ज़मीन के अंदर, प्लांट के अंदर और एटमॉस्फेयर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और वहाँ राइस एंड वीट रोटेशन में चेक किया गया कि इसमें राइस में ज़्यादा निकल रहा है, वीट में ज़्यादा क्या निकल रहा है। तो इसमें फिर जो मेज एंड वीट क्रॉपिंग जो मिली थी, उसमें हाईएस्ट कार्बन मैनेजमेंट इंडेक्स मिला था, दैट मीन कि बहुत अच्छा था। और उन्होंने क्या किया, फिर एरोबिक एक वो होता है राइस, और एक एनारोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब कि पानी में डूबा हुआ, एरोबिक होता है कि सूखा मतलब होगा, बिना पानी में कोई लॉगिंग, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। जैसे हम अपने टीवी में देखा होगा कि जो लोग पानी के अंदर खड़े होते हैं खेत के अंदर, और कुछ जो अपने जो पौधे होते हैं उनको लगा रहे होते हैं कि जो राइस के, तो वो जो होता है उसको एनारोबिक वो बोलते हैं। तो एनारोबिक वाला बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वाला था, और एरोबिक वाला बहुत अच्छा था। तो ये पता होना चाहिए कूल फार्म टूल मॉडल है क्या एक्चुअली, ठीक है। यानी मूव यहाँ पर कुछ काउस का चल रहा है, ज़्यादा दिया नहीं था इसके अंदर इंडियन बुक के अंदर, लेकिन बिकॉज हमारे सॉरी गौरक्षा कमेटी, जो ये गौरक्षकों के जो ये रोज़ न्यूज़ में चलते रहते हैं, ठीक है, और जो बीफ वाला इशू है उस चक्कर में ये इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो काउज हैं, ये बफेलोज हैं, ठीक है। तो मिल्च ब्रीड क्या होती हैं, जो दूध देती हैं। ड्रॉट ब्रीड क्या होती हैं, जो सामान ये हल खींचती हैं खेतों में, जो यूज़ किया जाता है उनको काम के अंदर, ठीक है। और ये जो होते हैं अपने हल चलाने के लिए, ठीक है, सामान को ढोने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये होते हैं डुअल पर्पज में दोनों काम करती हैं। ड्रॉट ब्रीड में यूजुअली इनके जो मेल जो वो होता है उसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसे बैल बोलते हैं ना। हाँ, मिल्च ब्रिज के वो जो नाम देख लो, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी एंड थारपारकर। ड्रॉट ब्रीड वाले आगे अमृत पहल, नागौरी,
मालवी, हलीकर, खिलारी, ठीक है छोड़ दो, बाकी डुअल प्रो याद रखो, ओंगोले, हरियाणा, दियोनी, कांकरेज, तो ये पता होना चाहिए। कांकरेज सब किसी गायों के नाम है। अगर वो इनके नाम डिवीजन नहीं पूछेगा तो नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गाय है कौन सा क्या है, ठीक है। तो डांगी, कांकरेज, दियोनी, हरियाणा हो गया। बफेलो में क्या आती है, मुर्रा आती है, एक नीली रवि आती है, सूरती आती है, जाफराबादी आएगी, महसाना, नागपुरी। तो ये पता होना चाहिए गाय कौन सी है और भैंस कौन सी है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड। ये क्या है, ये भी इसी के अंडर में आता है। तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ चले जाएँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर। ये बेसिक एंड स्ट्रेटजी रिसर्च को एग्रीकल्चर के अंदर इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे एक डिपार्टमेंट ऑफ अपना एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। और ये डेयरिंग एंड फिशरीज़ के वो है इसी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। जैसा काम क्या है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, डेयरी का डेवलपमेंट, दिल्ली की जो मिल्क स्कीम वगैरह हो गई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है, ये सबको डील करना। ये फिशरीज़ का भी देखता है जिसमें इनलैंड मरीन सेक्टर आ गए, ठीक है, और नेशनल फिशरीज़ का डेवलपमेंट बोर्ड भी है। इंडिया क्या करता है कि जो वर्ल्ड में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, जितना दूध निकलता है उसमें फर्स्ट रैंक है हमारी, सबसे मैक्सिमम हम ही उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमारी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है, हर साल 5.32% बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि जब डेयरी करने से क्या हो, खेतों में अनाज तो उगाते हैं तो लोग अब क्या डेयरी के थ्रू सेकेंडरी इनकम भी बना ली उन्होंने, तो काफ़ी फार्मर्स को हेल्प हो रही है, ठीक है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देख लो आप, यहाँ पे 302 ग्राम्स पर डे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो, हाँ ये याद रखना, जितना भी जो हमारा जो मिल्क निकलता है, ज़्यादातर जो मिल्क होता है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर प्रोड्यूस करते हैं। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो यूज़ करें, नहीं, स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस लेबर्स को ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आता है कि स्कीम इसी के अंडर में जो है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, 2 कंपोनेंट हैं, बोवाइन ब्रीडिंग का और दूसरा कंपोनेंट है डेयरी डेवलपमेंट का। तो बोवाइन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, पैदा करना, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एआई नेटवर्क, ये एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कृत्रिम रूप से आप उसको प्रेग्नेंट कर रहे हो, जो आपके जो पशु है आपका, ठीक है। और जो करवाते हैं किसके थ्रू है, मैत्री, ये बंदे होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, इनको टेक्निक पता होती है कैसे करना होता है। तो मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। तो अगर ये एमसीक्यू बन सकता है, मैत्री कहाँ किससे रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए कि ये एनपी इससे बीबी से और डीडी से रिलेटेड हैं। तो ये कंजर्व करवाएंगे और डेवलपमेंट करवाएंगे रिकॉग्नाइज इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ये यूज़ किया गया है। और एंटी डेयरी डेवलपमेंट क्या होगा, वो डेयरी वाला डेवलपमेंट करवाएगा, प्रोडक्शन करवाएगा, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वगैरह वगैरह, ठीक है। कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी बनवाना। और आजकल ये इंडिजिनस ब्रीड को क्यों बार बार ये न्यूज़ में आ रहा है, बिकॉज कि ये बोलते हैं कि A2 टाइप का जो मिल्क होता है, प्रोटीन होता है, ये इसके अंदर मिलता है। अपनी वाली जो घरेलू जो ब्रीड है ना इंडिया की, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी माना बताई जा रही हैं। और जो बाहर से जो मिल्क आता है, जो बाहर वाली जो ब्रीड्स हैं वो A1 टाइप का प्रोड्यूस करती हैं, जो काफ़ी अनहेल्दी होता है। दैट्स वाई ये काफ़ी बार बार न्यूज़ में चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंटरप्रेन्योर समझ जाओ कि किसी को भी आप प्राइवेट बंदे को आप वो करवा रहे हो क्या, ये डेयरी के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जरिए। तो ये डेयरी जो इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो है ना, ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, थ्रू द नाबार्ड, वो फाइनेंसिंग देता है इसके अंदर, ये याद रखना आप, ठीक है। देन वी हैव ए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। लाइफ स्टॉक का मतलब जानवरों का पूरा आ गया, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं वैसे, जब 15 में आया था सब कुछ ये है, रिस्क कवरेज, फीड फिल्टर देना, एक्सटेंशन देना, स्किल डेवलपमेंट, इंप्रूव फ्लो, क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो स्मॉल जो पिगरी पोल्ट्री वगैरह सब कुछ ही आ जाएगा इसके अंदर, है ना। इसमें कुछ स्कीम्स सबमिशन देख लो कौन कौन से होते हैं। शीप एंड गोट है, थ्रेड एंड ब्रीड आ गई, स्मॉल रोमिनेंट्स एंड रैबिट्स के अलग प्रोग्राम है, मीट एंड पिग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट अंडर एनएलएम हो गया, पोल्ट्री डेवलपमेंट हो गया। ये ज़रूर याद रखना फिशरीज के अंदर कि हम इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, ठीक है। 5.68% हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन है। और हम चाइना फर्स्ट है, उसके बाद में हमारा इंडिया आता है, ठीक है। 6% हम ग्रोथ रेट देखने की हमारे वो कर रहे हैं। हमारे जो फिशेज हैं वो 24 जो हैं वो तो हैं इसमें फार्म फ्रेश वाटर में, और 65 सी के अंदर मिलती हैं। और हमारी ग्रोथ हमारी ये 7% के अराउंड हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक हेल्थ के अंदर एक न्यूज़ था, तो उसमें बार बार आता रहता है कि ये जो फुट एंड माउथ डिजीज किसकी होती है, तो पता होना चाहिए जानवरों की होती है। पेस्टिड डिस्पेस्टिड रुमिनेंट्स होते हैं, तो ये भी जानवर हो गए। ब्रुसेलोसिस मिलती है, एवियन इन्फ्लुएंजा मिलती है, ठीक है। अब आगे अपना रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी स्कीम आती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आपको पता ही है। ये राइट बेस्ड डेवलपमेंट ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, 100 दिन का आप खुद दोगे। फाइनेंशियल के अंदर हर जो रूरल हाउस लोग उसको मिलना चाहिए। एडल्ट मेंबर जो अनस्किल्ड मैनुअल काम करना चाहते हैं, कि बिना स्किल वाला कोई भी मजदूरी वाला काम करना उनको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या गया, 100 वो हो गया, प्रोडक्टिव एसेस बनाने के लिए हो गया, उनकी लाइवलीहुड रिसोर्स बेस को ठीक करने के लिए, सोशल इंक्लूजन के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ठीक करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। पूछ सकता है, हम सोचेंगे केवल उसको केवल काम देने के लिए कर रहा है, नहीं, काम तो दे ही दे रहा है उनको, प्रोडक्टिव असेट्स भी बन रहे हैं वहाँ पे,
फिर क्या हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड का रिसोर्स बन रहा है, परमानेंट वो रहेगा। सोशल इंक्लूजन होगा, SC ST और जो ये है वुमेन है उनको फोकस किया जा रहा है ताकि बढ़ जाए। पंचायती राज इसके थ्रू करवाया जाता है सारा काम, तो पंचायती PRI जो है अपने उनको स्ट्रेंथन मतलब उनको मजबूत किया जा रहा है उनको। तो 4-5 के ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर एक प्रोग्राम था NRLM का ये, तो उसको आजीविका हो गया है। इसमें करते क्या है कि जितने भी अपने जो ये हैं ऑल रूरल जो पूरे हाउस होल्ड होते हैं उनको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ऑल्सो सपोर्टिंग ऑल वुमेन जो SHGs है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको भी ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट देने के लिए कोशिश है इनकी, ताकि वो अपनी पॉवर्टी से बाहर आएँ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा लें और इनकम बढ़ा लें अपनी। फीचर्स क्या क्या होती हैं, एक वुमेन मेंबर, एक औरत, एक फीमेल, हर गरीब घर से, गांव के, रूरल से वो SHG नेटवर्क में जुड़ जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प होता क्या है, 4-5 ऐसे लोग मिलेंगे गांव के, वो ग्रुप बना लेंगे और वो ग्रुप बना के बैंक से के NGO जो SHG का जो लिंक होता है बीच में, उससे लोन लेके फिर अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका काम करेंगे, ठीक है। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब खुद की हेल्प खुद ही करना, ठीक है, बिजनेस के थ्रू, स्मॉल बिजनेस होते हैं छोटे मोटे, तो वो ये होता है। स्पेशल फोकस कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, किस पे किया जा रहा है, वो है SCs पे किया जा रहा है, ST पे किया जा रहा है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप होते हैं PVT जब डिसेबल्ड पे, मार्जिनलाइज हाउस होल्ड एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड के ऊपर, चाहे कोई विडो है या कोई वो है डिसेबल्ड है, ठीक है, या और कुछ टाइप का कोई और मार्जिनलाइजेशन हो रखा है लाइक ना, उनके लिए ये। और फिर इसमें ये देखेंगे जो प्रमोशन करेंगे ये SHG फेडरेशन का किस किस लेवल पे कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। विलेज लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप है विलेज पे, क्लस्टर फेडरेशन है क्लस्टर ग्रुप ऑफ विलेज के ऊपर, ठीक है। इसमें 2 हो गए सॉरी। और ये इसमें रिवॉल्विंग फंड बनाया है उन्होंने, छोड़ दो, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड बनाया है कि ताकि वो जो वल्नरेबल में जो लेवल फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जा सके, उसमें 25% जो एलोकेशन जाएगा वो जाएगा स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए, कि जो रूरल यूथ के जो स्किल्स होंगे उनको बढ़ाने के लिए और ताकि उनको अच्छे जॉब में लगवाया जा सके। याद रखना इसके अंदर रिवॉल्विंग ये 3 तो वो हो गए अपने विलेज लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्लस्टर फेडरेशन है, रिवॉल्विंग फंड है, ठीक है, जो हर उसको देता रहता है सप्लीमेंट करने के लिए, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड है, ठीक है। तो अगर एलिजिबल VLF होगा तो उसको ये कम्युनिटी लेवल के ऊपर फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और उनके लिए हेल्प की जाएगी। 25% जो है वो स्किल एंड प्लेसमेंट के लिए होगा, ठीक है। रूरल, अब एक उन्होंने इसने MORD ने एक बनाया है ये नाटक अपना नया, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, ताकि ट्रेनिंग देनी है ताकि वो खुद अपना एक धंधा स्टार्ट कर सके, ना कुछ जॉब स्टार्ट कर सके, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री कितना, एक बैंक लीड इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि बैंक उसको लीड करेगा, वो पैसा देगा, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको एक्टिव सपोर्ट करेगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, एक टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर देगी सपोर्ट, कितना, 1 करोड़ रुपया, कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ रुपया हो गया, आप ये सारा जो लैंड ले लो, सबसे बिल्डिंग बना लो, उसके अंदर सामान रख लो, ठीक है, वो रिइम्बर्स कर दिया आपने। फिर स्टेट क्या करेगी, वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट देगी या नॉमिनल चार्ज देगी। बैंक से क्या करेंगे, वो डे टू डे फंक्शनिंग करेंगे इसकी, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगी एंड लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग। ट्रेनिंग दे दी, लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि भैया आप तो ट्रेनिंग ले ली, अब तुम ग्राउंड पे जाओ, काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। और फिर उनको हेल्प की जाती है, हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के चलाया जाता है उनको, ताकि वो माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके, ठीक है। फिर आता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये MKCP जो है ये भी NRLM का ही पार्ट है। वुमेन फार्मर्स की उनको अचीव करने, उनको हेल्प करने के लिए किया गया उनके, ताकि सोशियो इकोनॉमिक टेक्निकल एम्पावरमेंट हो सके, ये हो सके। एक नई स्कीम भी आई थी, उसको भी उन्होंने ऐड किया है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। याद रखना है स्वैप जो होती है ये इसके अंडर में है, क्योंकि अगर स्वैप का हम नाम देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ होगा एंटरप्रेन्योर से हम सोचेंगे स्किल इंडिया की है या किसी और की है, नहीं, ये NRLM की है स्कीम। इसमें काम क्या होगा, टू प्रोवाइड सपोर्टेड एंटरप्राइज विद बिजनेस स्किल देना, एक्सपोजर लोन देना, ठीक है, पहले 6 महीने के दौरान। पहले 6 महीने जब कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले 6 महीने में जो होते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, बहुत रिस्की होते हैं, कि बंदे को पता होता नहीं है क्या क्या आएंगे, नई नई चीज़ें सीख रहा होता है वो। उस टाइम पर उनको बिजनेस स्किल हो गया, एक्सपोजर लोन देने के लिए, हेल्प करने के लिए SVP बनाई गई थी। ग्राम सड़क योजना भी इसके अंडर में आती है, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। आवास योजना भी इसी के अंडर में आती है। 2 कंपोनेंट थे, मैंने पिछले वाले एपिसोड में उसमें वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। उसमें कि 2 वो रूरल है, अर्बन वाला उसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन में आता है, और ये वाला इसमें आता है रूरल डेवलपमेंट के अंदर। 2022 हो गया, ठीक है। ग्रामीण वाला ये बता दिया, 1 करोड़ हाउसिंग को 19 तक बनाने की बात है। टोटल 3 करोड़ हाउस बनाने हैं गाँव के लिए, 2 करोड़ किसके लिए बनाने, अर्बन के लिए। टोटल 5 करोड़ हाउस टिल 2022, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। अब करना क्या है, 70,000, अब ये पैसा बढ़ा दिया उन्होंने, पहले वो 70,000 दे रहे थे, अब 1.2 लाख देंगे जो प्लेन में रह रहे हैं, और 1.3 लाख देंगे जो हिली स्टेट और डिफिकल्ट एरिया में। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप आवास की, किसको मकान की ज़रूरत है, तो SECC वाला डाटा यूज़ किया जाएगा। SECC क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाला, ठीक है। इसका मतलब कुछ होते हैं उसके में ये था कि अगर बंदा घर नहीं है, कच्चे उसमें रह रहा है या कच्चा रूफ है, तो उसमें ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन वाला कुछ फंडा था, ठीक है। और ये 12,000 उनको असिस्टेंस दिया जाएगा
किसके लिए? टॉयलेट बनाने के लिए, ठीक है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन, या और कोई भी फंडिंग यूज़ कर सकते हैं, वो नरेगा हो गया, स्वच्छ भारत कोष हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ठीक है। और उसमें कुछ सपोर्ट ऑफ द 90% डे इन मिल जाएगा, 90% डेज इसमें हेल्थ मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ खास है नहीं इसके अंदर, चलते हैं आगे आगे। नेक्स्ट ये ज़रूर याद रखना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। जब हम ये पढ़ते हैं, ओल्ड एज हो गया, विडो हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, तो हमें याद आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नहीं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। ये जितने भी गरीब हुए हैं, बुढ़े लोग हैं, एज्ड, विडो जो हैं, विधवा हैं, डिसेबल हैं या विधुर हैं, डिसेबल होगा या वो जिसके कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर फिजिकली, कुछ प्रोविजन फॉर वन टाइम असिस्टेंस दिया जाता है। कब? अगर उसकी प्राइमरी ब्रेड विनर, जो मेन घर का बंदा जो कमाने वाला, उसकी डेथ हो जाए तो क्या क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और एक अन्नपूर्णा स्कीम भी है, अगर उनको कहीं और स्कीम से पैसा नहीं मिल रहा तो उनको अनाज भी दिया जाता है। फंड कहाँ से आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। कोई प्रोविजन नहीं है स्टेट शेयर का, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सबको ये इसलिए किया जाता है ताकि सारे बेनिफिशरी ऑल ओवर इंडिया को सबको सेम असिस्टेंस मिले। स्टेट अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। होता क्या है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम आ गई, विडो आ गई, डिसेबिलिटी आ गई, फैमिली बेनिफिट मतलब जो बंदे की अगर डेथ हो चुकी हो तो। अब होता क्या है कि 60 to 79, अगर 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स के बीच में कोई एज्ड है तो 200 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे जब 80 साल से ऊपर हो गया। विडो है तो 40 से लेकर 79 300 रुपये मिलेंगे, 80 से ऊपर गया 500। डिसेबिलिटी में 18 से लेकर 79 तक 300 रुपये मिलेंगे, और जब 80 से ऊपर हो गया तो 500 रुपये। ये पर मंथली वाला फंडा है। और नेशनली जो ये फैमिली बेनिफिट स्कीम है, ये उसके अंदर 20 जाके उनको वो दी जाती है, हेल्प दी जाती है। और अन्नपूर्णा के अंदर 10 किलो अनाज फ्री ऑफ वो दिया जाता है उसके अंदर, जो एज्ड वाले हैं, अगर उनको कहीं और से ये फूड सिक्योरिटी वाला कुछ नहीं मिल रहा हो तो, ठीक है, हर हाउस होल्ड को। अब आ गया ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आ गई है, ठीक है। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी का कंपोनेंट है। इसका ये याद रखना, इसमें प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल प्रोग्राम है ये, ठीक है। इसका मतलब उनको नौकरी मिलेगी स्किल देने के बाद में। ये पायनियर है स्टैंडर्ड लेड डिलीवरी ऑफ द स्किलिंग के अंदर, ठीक है। इसमें पहला है इंट्रोड्यूस किया IT सॉल्यूशंस के लिए, मैंडेटरी टैबलेट्स दे रहे हो आप, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन चल रही है, जियो टैगिंग हो रखी है, ठीक है। 3 टायर इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर। मतलब नेशनल यूनिट जो होती है वो क्या करेगी, पॉलिसी काम करेगी, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट देगी और टेक्निकल सपोर्ट देगी। स्टेट वाले क्या करेंगे, स्टेट लेवल मिशन वाले वो स्टेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे और मॉनिटरिंग कंट्रोल करेंगे। फिर करवाएंगे किसके थ्रू? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू, जिसके अंदर बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर विद लेगेसी इन स्किल ट्रेनिंग, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए। तो 3 टायर हो गए, नेशनल हो गया, स्टेट हो गया एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी हो गया, ठीक है। तो नेशनल वाला ऊपर से देखेगा, स्टेट वाला इम्प्लीमेंट करेगा, करवाएगा किसके थ्रू? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू, ठीक है। और ये चलते हैं आगे। इसमें आ गया अभी कौन कौन से फोकस किस पे किया जाएगा? रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिली, गरीब होना चाहिए, 15 साल से लेके 35 साल के बीच का होना चाहिए। कौन कौन से बिलोंग कर सकता है? नरेगा वर्कर हो जिसने एटलीस्ट 15 दिन कभी काम किया हो, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का हाउस होल्ड हो, अंत्योदय योजना वाले हो, BPL PDS कार्ड वाले आ गए, NRLM आ गए, SHG, ठीक है। और हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द ऑटो इनक्लूसिव पैरामीटर ऑफ द SEC 2011 वाला आ गया, ठीक है। तो ये सारे के जो है इनको किया जाएगा, नरेगा, स्वास्थ्य बीमा योजना, अंत्योदय योजना, BPL PDS कार्ड, ये NRLM का SHG हाउस होल्ड आ गया, और SEC के 2011 वाला आ गया। मैंडेटरी कवरेज किया जाए किसका? जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल SC ST को 50% आपने एलोकेशन करेंगे, माइनॉरिटी को 15%, 33% वुमेन के लिए, 3% डिसेबिलिटीज़ के लिए। बाकी बचा क्या फिर? आ गया अभी इस बाकी रीजनल ग्रुप्स के जो है, ये जो है कैंडिडेट्स हैं लोकल एरियाज़ के, उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये है हिमायत, इसके थ्रू किया जाएगा। और जो ये अपने लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए रोशनी है, और 10% जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए किया जाएगा, ठीक है। और प्लेसमेंट जो होगा ये देना ही देना है उनको, कि उनको नौकरी दिलवानी है, मिनिमम ऑफ 70% ऑफ द ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए, और मिनिमम सैलरी ऑफ 6000 पर मंथ के लिए। जो भी हायर होगा वो ये करवा देंगे, या मिनिमम वेजेस वाला कुछ मिल रहा होगा तो। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाएगा ताकि वो वर्कफोर्स जाने के बाद में अपना असिमुलेट कर पाएँ अपने आप को, जॉब रिटेंशन, कैरियर प्रोग्रेशन, फॉरेन प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, ये सब बहुत कुछ है इसके अंदर। संसद आदर्श ग्राम योजना में क्या ये एक तरीके से कर तो यही रहा है, रूरल डेवलपमेंट ही, लेकिन इसके अंदर संसद हो गया, सॉरी सांसद हो गया, अपना MP हो गया, एंड देन अपने ये भाई साहब अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, सब इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। इसमें बेसिकली जो महात्मा गांधी का जो विजन था ना, उसको इन्होंने कंप्रेहेंसिवली ऑर्गेनिक तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें केवल जो बाकी सारा काम नहीं हो रहा है, इसमें एक चीज़ और हो रही है। वो क्या हो रही है? इंस्टिलिंग सर्टेन वैल्यू इन द विलेजेस, कि ये मोरल एजुकेशन में भी जा रहे हैं, कि ताकि जनता जो होगी, सामान तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, चीज़ें तो बनेंगी ग्राउंड के ऊपर, लेकिन इंसान भी सुधरे थोड़ा बहुत।
मॉडल फॉर अदर्स। अब पता नहीं कैसे करेंगे, बट उसमें दिखाया जैसे क्या, एडॉप्टिंग पीपल्स पार्टिसिपेटिंग एज एन एंड इट सेल्फ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल सेक्शन, डिसीजन मेकिंग वगैरह वगैरह छोड़ दो। साइलेंट फ्यूचर में क्या क्या आएंगे, 3 आदर्श ग्राम हर एमपी को बनाने हैं बाय मार्च 2019, मतलब जब इलेक्शंस के 2 महीने पहले ही 3 ग्राम तैयार हो जाने चाहिए। पहला होगा 2016, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, 2019 तक करने के बाद में फिर 5 सच आदर्श ग्राम 1 पर ईयर विल बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड बाय 2024, हर 1 साल का, ठीक है। 1+1+1 ऐसे करके 2019 से लेके 2024 तक, ठीक है। इसमें एक चीज़ जन भागीदारी जरूर देखनी है हमें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दे विल गाइड एंड लीड द इनिशिएटिव, ठीक है। भाई कुछ इतना वो है नहीं इसमें। एक और याद रखना, इट इज नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्ड थीम नहीं है ये, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। एंड प्राइमरली इज अबाउट द अनलिशिंग पीपल्स पावर, कन्वर्जिंग, इंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स एंड अडॉप्टिंग बॉटम अप, नीचे से सब कुछ आएगा ऐसे, ठीक है। वाइल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल गाइड लीड देम, छोड़ दो कुछ है नहीं। फिर एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, ये मैंने आपको बता दिया था, पीएम उसमें कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो वाला जो ये वाटरशेड वाला जो है इसमें अपना जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, ऑन फार्म पॉन्ड्स थे, ये सब उसके अंडर में आते हैं। फिर इसी के अंदर जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसमें एक वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज होता है, वो भाई साहब क्या कर रहे हैं कि नेचुरल क्या था ये, नेशनल होगा शायद ये, ठीक है। नेशनल लैंड रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये पहले एनएलआरएमपी था, अब डील आरएमपी हो गया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर एक मिनिस्ट्री और साइड में पंचायती राज इंडिया के, इसमें इससे पहले उन्होंने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना अभियान लेके आए थे ये, ताकि पंचायती जितने भी थे उनको सबको वो करना। अब इसको क्या कर दिया इसने उसको वो कर दिया, चेंज कर दिया और ये बना दिया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ये सॉरी। इसमें क्या करेंगे, जो अपने पंचायती जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ को वो करेंगे, डेवलप करेंगे, ताकि वो एसडीजीज़ को डिलीवर कर सकें, ठीक है। जो एसडीजी होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको यहाँ पे आप गाँव के अंदर इंप्लीमेंट करने की और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कैसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन करके। कौन कौन सी स्कीम है इसके अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग आ गई, मिशन मोड प्रोजेक्ट आ गया, ई पंचायत के ऊपर, ठीक है। एटीएम सर्विस पंचायत भवन में आ गई, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द पंचायत आ गया, ठीक है। द थर्स्ट ऑफ द न्यू स्कीम विल बी ऑन द लाइन ऑफ ग्रामोदय से भारतोदय प्रोग्राम, ये इसकी थीम रहेगी, जिसके अंदर सोशल एम्पावरमेंट रहेगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रहेगा एंड कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, ठीक है। एमओपीआर ने क्या किया है, स्टेट को सपोर्ट किया कि भैया आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाओ और कन्वर्ज करो उनको, ठीक है। 14 फाइनेंस कमीशन के फंड आ गए, नरेगा के फंड आ गए, तो कन्वर्ज करके अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की जाए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वो है सैनिटेशन है ये, ठीक है। इसमें कुछ देखना नहीं है हमें, बिकॉज ये ऑलरेडी पता ही है हमको, ये नेशनल रूरल वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चला रही है और स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण कंपोनेंट चला रही है, ये पता ही है आपको। जो स्वच्छ भारत अभियान जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है वो देखती है अर्बन कंपोनेंट, और जो गाँवों वाला कंपोनेंट है वो देखती है नेशनल ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। इसमें ये आ गया, उसमें ओवरऑल पॉलिसी हमने करेगी, ये प्लानिंग करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी सबके लिए। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सबको पानी पिलाना सेफ एंड एडिक्वेट, ठीक है। भारत निर्माण का कंपोनेंट है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, बाद में ये धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देगी। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता ही है, सबको क्या करना है कि ट्रिपल द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ टॉयलेट फ्रॉम 3% to 10% बाय द 2019, कि वो जितने भी टॉयलेट हैं वो हो जाएं, इंडिया को वो क्या बनाएं, ODF बना दें, ओपन डिफिकेशन फ्री इन 5 साल के अंदर, ठीक है। अभी 14,000 टॉयलेट हर दिन बन रहे थे, अभी 48,000 टॉयलेट बनाने की उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया है, स्कूलों के अंदर ये टॉयलेट बना रहे हैं। अर्बन वाला आ गया अभी, अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें 2-3 स्कीम है, ये हृदय है, अमृत है एंड स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है। तो हृदय आपको पता ही है, ये जितने भी हेरिटेज सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करने की एंड ऑगमेंटेशन करने की ये काम की जा रही है। 15 में आया था, 12 सिटी को कवरेज करने की कोशिश की उसने, क्या है, प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग द सोल, उसकी जो सिटी जो आत्मा जो है ना उसको बचाना है और उसको रिवाइटलाइज करना है, और यूनिक कैरेक्टर जो है ना हेरिटेज सिटी को बाहर निकाल के लेके आना है, ठीक है। और जो मिशन है ना ये सेंट्रल स्कैटर की स्कीम की तरह वो उसको ऑपरेट किया जाएगा। कौन कौन सी सिटीज़ हैं वैसे याद कर लो, ABCD टाइप करके, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, ठीक है। बादामी आ गया, द्वारका आ गया, गया आ गया, कांचीपुरम आ गया, मथुरा आ गया, पुरी आ गया, वाराणसी, वेलंकनी एंड वारंगल, ठीक है। इसमें आप देख लो, मुझे स्टेट को पता नहीं है वैसे। अजमेर तो राजस्थान में है, अमरावती कहाँ पर, इधर आ गया आंध्रा में आ गया, अमृतसर पंजाब में आ गया, बादामी कर्नाटका, द्वारका गुजरात में, गया किधर बिहार में, कांचीपुरम कहाँ पे तमिलनाडु में, मथुरा कहाँ पे इसमें यूपी में, पुरी किधर उड़ीसा में, वाराणसी वापस यूपी में आ गया, वेलंकनी आई थिंक तमिलनाडु में, वारंगल आंध्रा में, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स हो गई, इसमें सारी सिटीज़ हो गए, ये अपना हृदय हो गया। फिर आता है अमृत। अमृत भाई साहब में क्या किया था, 500 सिटी ढूंढी उन्होंने और बोला कि जो बेसिक अर्बन जो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सिटीज़ के अंदर इन्फो होता है, एक पीने का पानी हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला हो गया, रोड्स हो गई, और जो बाकी जो भी मतलब प्रोग्राम जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सुधारना,
ठीक है। और ठीक है, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये एक और स्कीम चल रही है अंदर ही अंदर, स्कीम फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सैटेलाइट टाउन्स, जो हर सिटी के आसपास छोटे छोटे टाउन जो होते हैं, जैसे मुंबई है तो थाने हो गया, ठीक है, दिल्ली है तो ये नोएडा हो गया, या उधर कुछ और गुड़गांव हो गया टाइप करके ना, ठीक है। तो ये 7 मेगा सिटी जितने भी वो हैं सैटेलाइट टाउन्स हैं, उनमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर अपनी लास्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। सबको पता है, इसमें बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं, पूरा इंटायर अर्बन सिटी को सिस्टम बना रहे हैं, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम इंक्लूसिव होगा, आईटी का पूरा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कुछ खास है नहीं इसके अंदर, आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा, इसमें दिया भी कुछ नहीं था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू लाइक, फॉलो एंड शेयर।